अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। आज है इसका लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे पहले 4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 9.1 के, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जो क्वेश्चन है उनको। A kite is जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a kite is flying at a height of 60 meters। हमारा प्रोसीजर क्या रहता है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बनाते, फिगर को एक्सप्लेन करते और फिर यूजिंग बेसिक ट्राइगोनोमेट्री हम निकालते हैं जो हमें निकालना होगा। कह रहा है कि एक काइट फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। मैं यहाँ पे एक काइट बनाऊंगा, ये मेरे पास एक काइट है, जैसा भी बना, ये हमारे पास एक काइट है, ये फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स अबव द ग्राउंड। एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स, किस हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है, अबव द ग्राउंड। ये एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर्स फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररली, TMP टेम्परेचर नहीं, इट्स टेम्पोररली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो पॉइंट में फॉर एग्जांपल पॉइंट P लूंगा। इस काइट से ऑब्वियसली एक स्ट्रिंग अटैच होती है। इस काइट को आपने बचपन में जब इस काइट को उड़ाया होगा बेटा, आपको पता होगा इस काइट के एक साथ एक स्ट्रिंग अटैच होती है। ये कह रहा है कि जो ये स्ट्रिंग इस काइट के साथ अटैचड है वो टेम्पोररली टाइड है टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने वो पॉइंट ग्राउंड पे लिया, P पॉइंट, मतलब इसके साथ जो है वो स्ट्रिंग अटैच्ड है। ऐसे ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो इस काइट को अटैच्ड है। ये जो स्ट्रिंग है ये बांधी गई है किसके साथ, एक पॉइंट है, P पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, इसी पॉइंट पे ये बांधी गई है, ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ टेम्पोरली। द एंगल, ये इंक्लिनेशन है, INC इंक्लिनेशन, चूंकि मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं लेकिन मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ये पॉइंट वर्ड्स क्या है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है किसकी, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है किसकी, स्ट्रिंग की, किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो 60 डिग्री है। हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। L स्ट्रिंग का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन फिर लंबा हो जाएगा अगर मैं ये सब वर्ड्स लिखूंगा, हालांकि 2-3 फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज किए। इसका मतलब टेम्पोरली, इसका मतलब इंक्लिनेशन, इसका मतलब स्ट्रिंग। चूंकि आपके पास बुक होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपके पास बुक होगी, तो आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी मैं ये वर्ड्स बेटा बता रहा हूँ, इंक्लिनेशन, टेम्पोरली एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आधे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये लिखा भी नहीं होगा फिर भी हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप तभी निकाल सकते हो जब इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं होगा, मतलब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट होगी। बात को समझना, इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग स्ट्रेट है, और तभी मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ ट्राइगोनोमेट्री यूज करके, क्योंकि यहाँ पे बन रही है, इजीली हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये है हमारे पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज एक्चुअली द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हमें आराम से एंगल देके, एक साइड देके हम आराम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते कोई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करके। लेकिन इंपॉर्टेंट है स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, मतलब स्ट्रिंग एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, आप उसकी लेंथ निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्लैक है स्ट्रिंग में, तो आपको ये लेंथ निकलेगी, मतलब जो यहाँ पे स्लैक में जो लेंथ है ये मत आपको निकलेगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं कि अगर स्ट्रिंग में कोई यहाँ पे स्लैक था, आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी यहां से लेके, असल में जो आपको मिलती है ना, आपको मिलती है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, वो डिस्टेंस तभी होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जब स्ट्रिंग जो होगी वो स्ट्रेट होगी। और ये भी बता रहा है कि स्ट्रिंग स्ट्रेट है, कोई स्लैक नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लैक है, दैट मींस आपको यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मिली, ये स्लैक की मतलब जो यहाँ पे स्लैक में स्ट्रिंग इन्वॉल्व है उसकी डिस्टेंस आपको थोड़ी मिली, तो आपको उस वक्त लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। हाँ ऑब्वियसली आप तो मतलब आपके लिए इसने आसान की, इसने बोला है वहीं से कोई स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, दैट मींस ये स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। जरा मुझे बोलो पहले क्या हम करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिगर को नाम देते हैं। जरा मुझे बता इस पॉइंट का नाम क्या है, P, इसको मैं लूंगा A, इसको मैं लूंगा B। जरा मुझे बोल अब क्या हम फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, जरा कर एक्सप्लेन। अरे यार मैं थक गया एक्सप्लेन करके करते करते। लेट P be the length of the string, let
पी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मैं क्या लिखूंगा, पी बी लीजिए क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट पी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन ये आपको समझ आया होगा कैसे करना है, इजी क्वेश्चन है, एक एंगल भी देके एक साइड भी देके हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब जो जाहिर सी बात है हमें पहले फिगर बनानी होती है, उसी से हमें समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, फिर इस फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है। ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट ऑफ द व्हाट वी कॉल एज हाइट ऑफ द काइट, एंड ए बी रिप्रेजेंट करता है हाइट, व्हाट वी कॉल एज हाइट ऑफ द काइट। ये देके जरा कितना देके ये बेटा, दैट मीन्स जो ए बी है, दिस इज गिवन ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर्स। इसके बाद मैं लूंगा एंड और एक बात लिख के हैं, जरा मुझे बताओ क्या बता के हैं, एंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग बनाती है किसके साथ, एंड एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग किसके साथ, विद ग्राउंड। WD होता है विद बेटा, विद ग्राउंड इज वो गिवन है, वो कितना गिवन है, 60 डिग्री। जरा मुझे बताओ, फिगर भी बनाई, इसको एक्सप्लेन भी किया, नाम भी रखा फिगर का, अब बेसिक ट्राइगोनोमेट्री पता यूज करके हमें क्या निकालना है, पीबी। व्हाट इज पीबी, पीबी इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वही निकालनी है हमने, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें असल में निकालना पीबी। मुझे बताओ पीबी निकालने के लिए मैं यूज क्या करूंगा सर, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। बेसिक ट्राइगोनोमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल PBE, असल में ये बराबर राइट एंगल। आधे बच्चे सोचेंगे सर ये तो ट्रायंगल है ही नहीं, हमने तो सुना था 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ ट्रायंगल, ये तो क्लोज्ड है ही नहीं। अरे बुद्धू ये बराबर क्लोज्ड है, यहाँ पे ये आप ऐसे समझो, ये बराबर फिगर क्लोज्ड है, ये बराबर फिगर जो है ये, अब यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, ये बुद्धू बराबर क्लोज्ड फिगर है, यहाँ पे ये क्लोज्ड फिगर है। आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये तो 3 साइडेड क्लोज्ड है ही नहीं, ये तो ओपन फिगर है, ये कहाँ से ट्रायंगल हुई। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी, ABP। जरा मुझे बताओ कंसिडर ट्रायंगल, जरा मुझे बताओ हम कौन सी कंसिडर ट्रायंगल करते हैं, हमें यूज करनी है ट्राइगोनोमेट्री, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। जरा कौन सी ट्रायंगल है यहाँ पे, कंसिडर ट्रायंगल व्हाट वी कॉल ABP। जरा मुझे बताओ कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेगा, तुझे निकालना है PB मतलब हाइपोटेन्यूज, तुझे निकालना हाइपोटेन्यूज, यहाँ तो साइन में आता है, कॉस में आता है, टेन में तो आता ही नहीं है। जरा मुझे बोलो कॉस में क्या आता है, कॉस में आती है बेस भी, लेकिन बेस तुझे पता ही नहीं है, तो साइन इजी यूज करना होगा। जरा मुझे बताओ, मैं यूज करूंगा साइन ऑफ 60 डिग्री। जरा मुझे बताओ अगर मैं साइन ऑफ 60 डिग्री यूज करूंगा, यहाँ पे साइन ऑफ 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट्स perpendicular, that is AB divided by what's hypotenuse, that is PB। जरा मुझे बताओ व्हाट इज साइन 60 अंडर रूट 3/2। जरा मुझे बताओ व्हाट इज AB इज 60। जरा मुझे बताओ व्हाट इज PB, ये हमें निकालना है। दिस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग व्हिच इंप्लाइज टू PB इज इक्वल टू 60 into 2 होता है 120 डिवाइड बाय रूट 3। मैंने आपको कहा था रूट में अगर कोई नंबर आएगा नीचे उसको करते हैं हम रैशनलाइजेशन। रूट 3 ऊपर से भी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 3 नीचे से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 120 into रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 into 3 होता है 3 3 1 3 40 r, that means 40 root 3 will be the 40 root 3, लेकिन किसमें, मीटर्स में, चूंकि height of the kite is given in meters, that means 40 root 3 meters will be the what we call as length of the string। लेकिन assuming that there is no slack in the string, ये क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 6 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये हमारे पास 1.5 meter tall boy, 1.5 meter tall boy कह रहा है क्वेश्चन इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, किससे, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से ये कुछ डिस्टेंस की दूरी पे बैठा है। ओब्वियसली बात है बिल्डिंग को मैं बड़ा बनाऊंगा इस बॉय से, क्योंकि इसकी हाइट 30 मीटर, इसकी हाइट है 1.5 मीटर।
फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मैंने आपको बोला था जब भी आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन करोगे, आपको माइंड में दो चीजें रखना है, एक फ्रॉम, दूसरा टू। कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है फ्रॉम हिज आईज, इसके आईज से, दैट मींस हॉरिजॉन्टल लेवल ये आएगी, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दैट मींस ये बन जाएगी हमारे पास लाइन ऑफ साइट, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब अगर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले ये कुछ दूरी पे था इस बिल्डिंग से, लेट अस सपोज ये दूरी थी, ये इस दूरी मतलब लेट अस सपोज 10 मीटर, x मीटर, y मीटर, इतनी डिस्टेंस थी इस बिल्डिंग और व्हाट वी कॉल इस बॉय के दरमियान। लेकिन कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये इंक्रीज हो रहा है, कहां से लेके कहां तक, 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कॉमन सेंस है, लेमैन भी समझ सकता है, जो ही ये इस बिल्डिंग की ओर जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द बिल्डिंग एंड बॉय ये कम होगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज होगा। देखो कैसे, जब भी फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक जाएगा, ये जो बॉय है ये यहां से लेके यहां तक गया, ये जो बॉय है ना ये यहां से लेके यहां तक गया, मुझे पता इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, ये कुछ डिस्टेंस गया ना टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये वो डिस्टेंस ये है ना, ये गया ना टुवर्ड्स द बिल्डिंग, इतनी डिस्टेंस। मुझे पता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा इंक्रीज की डिक्रीज, ऑब्वियसली सर लेमैन भी कहेगा। इस वक्त एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट क्या बन जाएगी हमारे पास, दिस विल बी द लाइन ऑफ साइट, एंड इस वक्त जो एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल तो वही रहेगी क्योंकि बॉय एक ही है। जरा मुझे पता एक ही बॉय, यही बॉय चल रहा है ना आगे, जरा मुझे पता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस वक्त क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये 30 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री। आप देख सकते हो कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो रहा है, जो ये और आगे चलेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और इंक्रीज होगा। हमें निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमने नहीं निकालनी है कि जो पहली दूरी थी बिल्डिंग और बॉय के दरमियान, हमें निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, दैट मींस ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। ये कितना चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जरा मुझे बताओ ये कितनी डिस्टेंस है, ये है सर वो डिस्टेंस, जरा मुझे बताओ ये कंप्लीट डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये है वो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉय, बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉय जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था 30 डिग्री। ये है वो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉय जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था 60 डिग्री। मुझे पता ये क्या है, ये है वो डिस्टेंस जो ये बॉय चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जिससे इस बॉय का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फ्रॉम इट्स आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। और हमारा जो मकसद है ये व्हाट वी कॉल एज ये डिस्टेंस निकाला। जरा मुझे बोलो पहले क्या हम बनाते, फिगर वो बनाई, उसके बाद सर फिगर को नाम देते, उसके बाद फिगर को एक्सप्लेन करते, उसके बाद यूजिंग बेसिक ट्राइगोनोमेट्री हम यहाँ पे देखते कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है वगैरह एक्स्ट्रा, हम देखते कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर इसको मतलब सॉल्व करते। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है, फिगर को नाम देना। मैं लूंगा ए बी बी द हाइट ऑफ द बॉय, जरा मुझे बताओ सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा ई क्या है, मतलब मुझे पता ए रिप्रेजेंट क्या करेगा, जो हमें निकालना है, ए हमें निकालना है ना, ये कितना चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अरे तुझे समझ नहीं आया, ए निकालना है ना हमें, ए है ना वो डिस्टेंस जो ये चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जरा मुझे बताओ ए ई, चलो मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल को इसके साथ टच करा तो इसको मैं मान के चलता हूँ ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं मान के चलता हूँ एफ, दैट इज फिगर की नेमिंग हमने की। अब हमने फिगर को एक्सप्लेन करना है। जरा मुझे बताओ एक चीज, जरा फिगर को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर बेटा, जरा मुझे बताओ सोल्यूशन में हम फिगर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। लेट ए बी द हाइट ऑफ द बॉय, वो हमें देखे हैं, कितनी देखे हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ द बॉय, बॉय की हम क्या हाइट मानेंगे ए बी, लेट ए बी द हाइट ऑफ द बॉय, और ए बी हमारे पास देखे दैट इज 1.5 मीटर, साथ ही ब्रैकेट में लिखेंगे 1.5। सी डी बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सी डी हम मानेंगे बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी डी हम मानेंगे बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी डी क्या हम मानेंगे बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये भी हमारे पास देखे कितना है, सी डी 30 मीटर्स। जरा मुझे बताओ, मुझे जल्दी जल्दी बताओ ए क्या, ए है ना वो डिस्टेंस जो इस बॉय ने वॉक की, जिससे इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एंड हमारे पास जरा मुझे बताओ
व्हाट वी कॉल इज ए ई, सी नहीं, मैं शायद बोल रहा था सी, ए ई मैं कह रहा हूँ, ए ई बी द डिस्टेंस, ए बी द डिस्टेंस दैट boy walked, that boy walked, ए वो डिस्टेंस है जो बॉय चला, when his angle of inclination, when his angle of inclination increased from 30 degree to 60 degree। जरा मुझे बताइए पूरा सेंटेंस पढ़, ए बी द डिस्टेंस, ए वो डिस्टेंस है, ये है ना ए, ये है ना वो डिस्टेंस, देयर द बॉय वॉकड, जो बॉय ने चली, when his angle of inclination increased from 30 degree to 60 degree, जब इसका angle of inclination जो increase हुआ कहां से लेके 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री, ये है ना वो डिस्टेंस जो बॉय ने चली जब इसका angle of inclination increase हुआ from 30 डिग्री to 60 डिग्री। हमारा मकसद क्या है, ए को निकालना है। अब हम यूज क्या करेंगे, हमने फिगर भी बनाई, नेम भी किया और इसको एक्सप्लेन भी किया। अब हम यूज करेंगे बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। उसके लिए थोड़ा, ये असल में बेसिक है, मतलब ये जो पोर्शन हम अब करने जा रहे हैं यही है असल में ट्राइगोनोमेट्री। अब हमें थोड़ा सा सोचना है, मुझे बताओ ट्राइगोनोमेट्री, हमने बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करनी है, उससे क्या होगा, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री से यूज करके हमें मिल जाएगा व्हाट वी कॉल्स ए, जो हमें निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें थोड़ा सा सोचना है, मुझे बताओ ट्राइगोनोमेट्री हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होगी। यहाँ पे बहुत सारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये बन रही है EDF, है ना, हमारे पास EDF बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरी हमारे पास बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल EDF एक बन रही है, दूसरी बन रही है EDF और पहली बन रही है ADF, मतलब ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रही है। मुझे बताओ अब हम क्या यूज करेंगे, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करेंगे, या यहाँ पे एक ट्रायंगल से हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा कि दोनों ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, वो आपको देखना है। यहाँ पे देख, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही है, अगर मैं इस छोटी वाली ट्रायंगल को यूज करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका लेट अस सपोज 60 डिग्री यूज। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये पूरी बिल्डिंग की डिस्टेंस है 30 मीटर्स, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर्स, मुझे बताओ ये बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर्स, व्हाट विल बी दिस, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, इट विल बी 30 मीटर्स माइनस 1.5 मीटर्स, that will be equal to 28.5 मीटर्स। मुझे लगता है तू कंफ्यूज नहीं हुआ, सर ये तो कुछ किया ही नहीं मैंने कहा इस बिल्डिंग की पूरी हाइट 30 मीटर, इस बॉय की हाइट 1.5 मीटर। मुझे बता यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, 1.5 मीटर। मुझे पता ये भी होगा ना 1.5 मीटर। अरे यार कितना समझाऊं तुझे, अगर ये भी होगा 1.5 मीटर, ये होगा ना 30 माइनस 1.5 मीटर जो 28.5 मीटर। मुझे पता अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज करूंगा, छोटी वाली ट्रायंगल को, एक साइड मुझे देके ओब्वियसली बात है मुझे निकलेगा EF। ये अगर मैं फॉर एग्जाम्पल tan of 60 यूज करूंगा, दैट विल बी DF डिवाइडेड बाय EF। DF मुझे पता है, मुझे मिलेगा EF, लेकिन EF मुझे निकालना नहीं है, समझ नहीं आया, मुझे ये निकालना है, ये बात को समझ, ये मुझे निकालना है, मुझे निकलेगा DF। दैट मीन्स इस ट्रायंगल से मेरा पूरा मकसद नहीं होगा, मे बी ये मुझे यूज होगी लेकिन मेरा पूरा मकसद नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स एक ही ट्रायंगल को मुझे यूज नहीं करना है। मुझे पता अब जब मैं बड़ी ट्रायंगल की ओर रुख करूंगा, BFA, मुझे पता मैं अगर tan of 30 डिग्री, मुझे पता मुझे ये डिस्टेंस पता है ना DF, अरे यार 28.5, मुझे मिलेगी ये पूरी डिस्टेंस AF, ये भी मुझे नहीं निकालनी है, लेकिन मुझे समझ आया अगर मुझे पूरी ट्रायंगल को यूज करने के बाद मिल रहा है AF, छोटी ट्रायंगल को यूज करने के बाद मिल रहा है EF, मुझे मिल गए ना ऑटोमेटिकली ही E। क्यों, E होगा ना बराबर AF माइनस E। फिर समझ नहीं आया, मैं कह रहा हूं अगर मैं बड़ी ट्रायंगल को यूज कर रहा हूं, मुझे मिल रहा है AF, ये हम अभी यूज करेंगे AF। मुझे बताओ छोटी ट्रायंगल को यूज कर रहा हूं, मुझे क्या निकलेगा EF। मुझे बताओ AF माइनस EF होता है ना बराबर AE,
दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन निकल गया। दैट मीन्स हमने कंसिडर करने 2 ट्रायंगल में कि एक यहाँ पे एक ट्रायंगल से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपके आफरान सर ने इसको पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क किया। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मे बी मतलब जो 10th स्टैंडर्ड में एक बच्चे का दिमाग होता है, मे बी अगर उसने ये कभी नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल पहली बार पढ़ा है फिर उसको नजर नहीं दी, मे बी ये क्वेश्चन जो है उससे छूट सकता है। अभी जो काइट का क्वेश्चन था बेटा आपने दी होगी नजर या नहीं दी होगी, एग्जाम में आएगा वो आपको आएगा क्या उसमें एक ही ट्रायंगल बन रही थी, वही ट्रायंगल यूज होगी और tan यूज होगा तो कुछ नहीं, साइन शायद वहां पे यूज हो, साइन यूज होगा तो मसला नहीं था। लेकिन ये ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। जरा मुझे बताओ पहले मैं बड़ी ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, कंसीडर ट्रायंगल, जरा कौन सी ट्रायंगल, ABF, जरा मुझे पता ADF ट्रायंगल कंसीडर करो। मैं क्या यूज करूंगा, tan of 30 डिग्री। सर साइन क्यों नहीं यूज करेंगे, अरे यार साइन में हाइपोटेन्यूज आता है, हाइपोटेन्यूज को क्या मुझे यहाँ पे करना है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है हाइपोटेन्यूज। tan of 30 डिग्री होगा बराबर परपेंडिकुलर DF, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मैं ट्रायंगल ADF यूज कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर विल बी DF divided by what will be the what we call base, that will be AF। मुझे बताओ विच इम्प्लाइज टू tan of 30 डिग्री होता है बराबर √3, √3 होता है कि 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज टू 1/√3 इक्वल DF क्या है 28.5 डिवाइड बाई AF हमें निकलेगा यहाँ पे। जरा मुझे पता विच इम्प्लाइज टू AF हमारे पास निकला बराबर, माइक चल रही है, हाँ चल रही है, AF हमारे पास निकला बराबर 28.5 √3, ये हमारे पास निकला AF, इसको मैं मान के चलता हूँ 1। जरा मुझे बताओ क्या मुझे AF निकालना है ना, मे भी ये तुझसे AF भी पूछ सकता है। अरे यार तू आफ्टर आंसर का स्टूडेंट है, तुझे हर कोई क्वेश्चन आना चाहिए। चलो मुझे पता AF क्या है, ये तुझसे पूछ सकता था ना कि ये फॉर एग्जांपल 60 डिग्री का जिक्र ही नहीं कर रहा है, ये बताता कि एक बॉय एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, बिल्डिंग की हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन दिस, फिर एक ही ट्रायंगल यूज करनी थी बड़ी वाली। या यहाँ पे भी अगर इसने इतना क्वेश्चन बताया, देखो एक कंडीशन थी ये तुझे पूछ सकता था ये वाली डिस्टेंस 30 डिग्री का, ये जिक्र ही नहीं कर, यहाँ अगर 30 डिग्री का जिक्र कर रहा है फिर बोलता आपको बताने के लिए कि मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द बॉय एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, वो तुझे निकला, दैट इज AF इज इक्वल 28.5 √3 मीटर्स। तुझे समझ नहीं आया, ये तुझे बोल सकता था ना BC निकाल, अरे यार बोर्ड में तुझे नहीं आएगा BC निकालने के लिए, बोर्ड में तुझे सिंपली आएगा जो क्वेश्चन है वहां से दिया गया है बिल्कुल वो छाप के होगा। लेकिन मैं तुझे प्रिपेयर कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं तुझे तेरा जो माइंड है ना वो ट्रेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तुझसे ये भी पूछ सकता था ना, हाँ पूछ सकता था सर। अच्छा चलिए फिलहाल आपके बोर्ड को ही हम कंप्लीट करेंगे, हमने कंसिडर किया इस ट्रायंगल को, अब कौन सी ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल को, कंसिडर ट्रायंगल DFE या DEF लिखो। मुझे पता यहाँ पे मैं यूज करूंगा tan of 60 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट है छोटी ट्रायंगल में मुझे पता tan क्या होगा, DF डिवाइडेड बाय EF, हाँ एग्जैक्टली DF डिवाइडेड बाय EF। मुझे पता tan of 60 डिग्री होता है बराबर √3 इज इक्वल टू DF है 28 डिवाइड बाय 5, 28.5 डिवाइड बाय EF। जरा मुझे पता EF निकलेगा हमारे पास बराबर, EF हमारे पास निकला बराबर 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर्स। लेकिन न तो हमने AF निकाला है न तो हमने EF निकाला है। जरा मुझे बताओ therefore मैं लिख सकता हूँ ना therefore मुझे पता AE किसके बराबर होगा, हमने असल में निकालना AE होगा बराबर AF माइनस EF, E होगा बराबर AF माइनस EF। अरे यार यहाँ पे तू देख सकता है ना AE फुल डिस्टेंस होगा ना बराबर AF माइनस AF माइनस EF होगा ना, निकलेगा ना, इस पूरी डिस्टेंस को माइनस करिए डिस्टेंस, तुझे निकलेंगे ना ये वाली डिस्टेंस। मुझे पता AF तुझे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा दैट इज 28.5 माइनस 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाय √3
ज़रा मुझे बताओ, ये हमारे पास निकले ये ए, और ए हमारे पास है डिस्टेंस जो बॉय ने वॉक की टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ज़रा मुझे बता 28 इंटू मुझे बता 28 इंटू 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, दैट इज 28.5 इंटू रूट 3 क्या होता है 3। 28.5 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है 28.5, ये मैं यहाँ पे करता हूँ 28.5 इंटू 3, 15 1 3 25 2 3 2 6 8, इट्स 85.5। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया आपने क्या कैलकुलेशन यूज की। अरे यार मैंने कौन सी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन तो यूज की। 28.5 को ऐसे ही रख, रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3 इंटू 28.5 होता है 80 व्हाट वी कॉल 85.5 माइनस आएगा 28.5, इसको आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं सिंपली कर रहा हूँ, डिवाइड बाय आएगा रूट 3। जरा मुझे बताओ 85.5 माइनस 28.5 ये आएगा बराबर 85 को अगर हम 30 माइनस करते वो आता है 55, लेकिन हमने करने 25 ही माइनस आएगा 57 डिवाइड बाई रूट 3। लेकिन तू ऐसे लिखेगा रूट 3 नीचे अच्छा लगता है बेटा, तू रेशनलाइज करेगा रूट 3 ऊपर से भी मल्टीप्लाई रूट 3 नीचे से भी मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू 57 रूट 3 डिवाइड बाई 3 3 1 आर 3 19 आर 57। दैट मीन्स द डिस्टेंस दैट द बॉय वॉकड व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीजेड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री इज 19 रूट 3 मीटर्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बिल्कुल वहाँ पे दावा करेगा 5 मार्क्स का। अगर तू ऐसे लिखेगा 5 नहीं बेटा 6 आपको मिलेंगे, एक ऐसे लिखने को मिलेंगे बेटा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 7 और उसको मैं फिर सॉल्व करूंगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमारे पास ये मैं मान के चलता हूँ ये हमारे पास ग्राउंड एक पॉइंट है, लेट अस सपोज पी है पॉइंट ग्राउंड पे, आप कुछ भी ले सकते हो ए बी सी डी। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्सड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देख क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग जो है इसके ऊपर फिक्स किया गया है एक ट्रांसमिशन टावर। ये मेरे पास ट्रांसमिशन टावर, ये कह रहा है कि जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम, दिस इज द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दिस इज द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, किस पॉइंट से, ऑब्वियसली पी पॉइंट से जिसकी ये जिक्र कर रहा है, अभी कर रहा था जिक्र फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि वो ऑफ है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो टावर फिक्सड है किस पे 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। पॉइंट पी से, इसके कहने का मतलब है फ्रॉम पॉइंट पी टू द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन ट्रायंगल, रेस्पेक्टिवली को समझना, रेस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख क्या कह रहा है, जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम ऑफ द, पहले किसकी जिक्र कर रहा है, बॉटम ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज ट्रांसमिशन टावर, दैट मींस एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम पॉइंट पी टू द बॉटम ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर दैट इज 45 डिग्री। ये कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते हो कि 45 डिग्री कौन होगा, 60 डिग्री कौन होगा, इसमें मसला इतना नहीं है। मुझे बताओ देख क्या कह रहा है कि जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम, ये है बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ये है टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, वो जो एंगल्स है वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मेरे मींस पहले है बॉटम के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री, टॉप के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री। दिस इज बॉटम के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री और टॉप के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री। ये है दो एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन, कहां से, पॉइंट पी से, क्योंकि ये ओब्वियसली कॉमन सेंस भी अगर तुझे 45 डिग्री और 60 डिग्री यहाँ पे रेस्पेक्टिवली समझ नहीं आएगा, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ से देख रहा हूँ मतलब नीचे की ओर, मतलब इस पॉइंट से है ना ये नीचे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कम, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ज्यादा, और कितना है 60 डिग्री। मुझे क्या निकाला, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। हमारा तरीका रहता है सबसे पहले फिगर बनाते, फिगर को एक्सप्लेन करते, और फिगर को एक्सप्लेन पहले फिगर बनाते, फिर फिगर को नाम देते, फिर फिगर को एक्सप्लेन करते, फिर बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करके हम क्वेश्चन को निकालते हैं। बेटा ये पॉइंट पी है, मैं इसको लूंगा ए बी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज गिवन 20 meters, BC is the height of the transmission tower which we need to find। जरा मुझे बताओ सॉल्यूशन, जल्दी मुझे बताओ। मैं क्या लिखूंगा, ए बी बी द हाइट, लेट ए बी जो है बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये देखिए जरा मुझे बताओ कितना, देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ए बी हमारे पास है हाइट ऑफ द बिल्डिंग,
जरा मुझे बता हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी हमारे पास कितना है, दिस इज 20 मीटर्स। इसके बाद BC भी द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, BC क्या है हमारे पास, BC be the height of transmission tower, BC जो हमारे पास है ये है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स, BC be the height of the transmission tower, एक ही है तो टावर ही आएगा। जरा मुझे बताओ ABB मैंने लिखा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, BCB मैंने लिखा इट इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, BC हमने निकालना है। जरा मुझे बताओ एक चीज, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे काम, चलो हम यहाँ पे आप एंगल्स ऑफ एलिवेशन भी लिख सकते हैं। 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट V टू द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दैट इज पॉइंट V, और 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू द टॉप ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर, दैट इज पॉइंट C। वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाएगा। ये ट्राइगोनोमेट्री से, जब हम ट्राइगोनोमेट्री यूज करेंगे तो ये मतलब अगर आपने दिखा दिया आपको फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा होगा लिखना चाहेगा वो लिख सकता है, क्या लिखेगा, 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दैट इज पॉइंट B, एंड 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, दैट इज पॉइंट C। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिगर में ही दिखाओगे तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अब लिखते थे कब, जब यहाँ से क्वेश्चन जो ट्राइगोनोमेट्री है वो शॉर्ट यूज होती थी, तब क्वेश्चन अच्छा खासा जो सोल्यूशन है उसकी लेंथ बढ़ती थी। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में जो ट्राइगोनोमेट्री है वो भी ठीक ठाक होगी, उसमें भी वो भी आएगी लाइन्स 6-7 में, और ये भी अगर 2-3 लाइन है तो 10 लाइन में हो जाएगा, तो आपको अपने 5 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। जरा मुझे बताओ, फिर मैं यूज करूंगा ट्राइगोनोमेट्री, जरा मुझे बताओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब मुझे निकालना है BC ट्रांसमिशन टावर। अब हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करना है और यूज करना है, निकालना है इस BC को। मुझे बताओ BC कैसे निकालते हैं, ट्राइगोनोमेट्री यूज करते हैं, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। मुझे बताओ उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे पता है यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स है, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल और छोटी वाली राइट एंगल। छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है 45 डिग्री और बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल है 60 डिग्री। अब मसला है सर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल यूज करें। देखो अगर मैं छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल यूज करूंगा, यहाँ पे एक साइड गिवन है, मुझे ये निकलेगा, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है। हाँ, ये काम का तब होता है जब ये बताता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द दिस बिल्डिंग, लेकिन इस वक्त मेरे काम का नहीं है। लेकिन याद है इनडायरेक्टली ये मेरे काम का है, डायरेक्टली काम का नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली। अगर मुझे ये निकला फिर मैं बड़ी ट्रायंगल पे अप्लाई करूंगा ट्राइगोनोमेट्री। बड़ी ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री अगर मैं अप्लाई करूंगा tan 60 दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, ये साइड अभी मुझे निकला, दिस साइड निकलेगा, मुझे पता है, ये मुझे पता है, मुझे निकला ना BC। तुझे समझ है, देख कैसे समझ। पहले मैं यूज करूंगा व्हाट यू कॉल छोटी ट्रायंगल में ट्राइगोनोमेट्री। कंसीडर व्हाट यू कॉल एज ट्रायंगल, कौन सी, PBA या ABB। इंपॉर्टेंट है छोटी ट्रायंगल में क्या एंगल है और बड़ी ट्रायंगल में क्या एंगल है। छोटी ट्रायंगल में एंगल है 45 डिग्री, बड़ी ट्रायंगल में 60 डिग्री। कंसीडर ट्रायंगल ABP, जरा मुझे बताओ, मैं यूज करूंगा tan ऑफ 45 डिग्री। सर क्यों यूज करेंगे tan, क्योंकि मुझे यहाँ पे गरज है बेस से और परपेंडिकुलर से, मुझे तो हाइपोटेन्यूज से कुछ गरज ही नहीं है। tan 45 डिग्री क्या होता है, दैट इज AB डिवाइडेड बाई AP। अगर तुझे याद होगा, तुझे अफरान सर ने बोला है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल होगा 45 डिग्री, उसका परपेंडिकुलर और व्हाट वी कॉल बेस बराबर होती है। यहाँ पे भी तू देख सकता है tan 45 डिग्री क्या होगा 1, AB क्या है हमारे पास 20 मीटर। मुझे बताओ AP भी किसके बराबर निकलेगा 20 मीटर, विच इम्प्लाइज AP भी हमारे पास किसके बराबर निकला 20 मीटर। मुझे बताओ जब मेरे पास AP निकला बराबर 20 मीटर के, अब मैं यूज कर सकता हूँ बड़ी ट्रायंगल में ट्राइगोनोमेट्री। tan ऑफ 60 डिग्री मुझे मिलेगा ना ये साइड, जब मुझे ये साइड मिलेगा उसको मैं माइनस करूंगा 20 मीटर, ये कंप्लीट साइड मिला 20 मीटर माइनस करूंगा, मुझे निकलेगा BC। जरा मुझे बता अब मैं कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, कंसीडर ट्रायंगल कौन सी, लेकिन ये बड़ी वाली ट्रायंगल, दैट इज ACP। जरा मुझे बताओ tan यहाँ पे कौन सा एंगल है 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AC डिवाइडेड बाय बेस दैट इज इक्वल टू AP। मुझे बताओ व्हाट विच इंप्लाइज टू √3 tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। व्हाट इज AC इज सिंपली ये हमने निकालना है डिवाइड बाय व्हाट इज AP हमने निकाला अभी 20 मीटर्स।
जरा मुझे बता विच एम्प्लॉइज, तो AC हमारे पास निकला 20√3। क्या मुझे AC चाहिए ना, मुझे चाहिए हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर दैट इज BC। मुझे पता मुझे क्या निकला AC, मुझे पता मुझे क्या चाहिए BC। जरा मुझे बोलो, मैं कि यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर BC को मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इज इक्वल टू AC माइनस BA। तुझे समझ नहीं आया, मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, BC किसके बराबर होगा, AC, ये पूरी लेंथ BC होगा ना बराबर, ये पूरी लेंथ माइनस AB। मुझे बता विच एम्प्लॉइज टू BC जो हमने निकाल लिया हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, AC किसके बराबर निकला, दैट इज 20√3 माइनस मुझे बताओ AB किसके बराबर है, दैट इज 20। मुझे बताओ 20 कॉमन निकलेगा, दैट इज √3 माइनस 1। 20 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा √3 माइनस 1। जरा मुझे बता, अगर आंसर IC है तो बेटा BC को तू IC लिखेगा, या तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेगा, √3 के बदले क्या लिखूंगा मैं 1.71 माइनस 1 दैट इज 0.7 इंटू 20 तू करेगा तो वो क्या निकलेगा। अब चलो वैसे भी मैं आंसर आपको दूंगा, अगर बुक पे IC आंसर लिखे तो बेहतर रहेगा IC रखो। जरा मुझे बता, अगर बुक पे IC आंसर नहीं लिखे कंप्लीटली सॉल्व करके, मुझे नहीं लगता है कि उसने कंप्लीटली सॉल्व किया होगा। ये है 1.72 के 73 कुछ 1.72 मान के चलेंगे माइनस 1। जरा मुझे बता 20 इंटू 1.72 माइनस 1 होता है वो 0.72, 20 इंटू 0.72 बेटा तू घर में करेगा, जितना आएगा ये उतने मीटर्स हमारे पास है, व्हाट वी कॉल एज हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। लेकिन मुझे लगता है बुक में यहाँ तक रखा हुआ तो इसी को मैं लिखूंगा देयरफॉर 20 times √3 minus 1 is the height of the transmission tower। इतने मीटर्स इज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको मैं पहले रब करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। pedestal क्या होता है, बेस ऑफ द स्टैचू, जिसपे स्टैचू खड़ा होता है। ये हमारे पास एक पेडिस्टल है, इस पे क्या है स्टैचू, और स्टैचू की हाइट क्या है 1.6 मीटर। मैं स्टैचू इस पॉइंट मतलब ये डिनोट करता है स्टैचू को, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैचू को, और स्टैचू की जो हाइट है ना दैट इज 1.6 मीटर। A statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal। pedestal के टॉप पे स्टैंड करता है from a point on the ground। obviously pedestal किस पे होगा, ग्राउंड पे, that means ये है हमारे पास ग्राउंड। कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, let us suppose point P। The angle of elevation of the top of the statue। मैंने इंपॉर्टेंट बोला था आपको बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, ये क्या है पहले मुझे बताओ, ये क्या है टॉप ऑफ द स्टेचू, व्हाट इज दिस, दिस द बॉटम ऑफ द स्टेचू। या आप उसी वक्त इसको कह सकते हो इट इज द टॉप ऑफ द व्हाट वी कॉल एज पेडिस्टल। याद रखना ये है टॉप ऑफ द स्टेचू। ये या तो इस पॉइंट को आप कह सकते हो इट इज द बॉटम ऑफ द स्टेचू, या तो इसको या तो आप इस पॉइंट को कह सकते हो इट इज द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। व्हाट इज दिस, दिस द बॉटम ऑफ द पेडिस्टल। मुझे बताओ, कह रहा है कि एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, दिस इज द टॉप ऑफ द स्टेचू। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस पॉइंट से वो कितना है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से दैट इज 60 डिग्री, दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री। तुझे समझ नहीं आया, दैट मींस टॉप ऑफ द स्टेचू से अगर आप यहाँ पॉइंट P से ऑब्जर्व कर रहे हो वो टॉप ऑफ द स्टेचू की ओर देख रहे हो, दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस बिकम्स योर एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट P से द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, व्हाट इज टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यहाँ बोलो बॉटम ऑफ द स्टेचू या बोलो टॉप ऑफ द पेडिस्टल, वो कितना एंगल ऑफ व्हाट वी कॉल एज एलिवेशन, वो है 45 डिग्री। ऑब्वियसली अब हम थोड़ा नीचे की ओर देख रहे हैं, जब नीचे की ओर देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट ये आएगी और लाइन ऑफ साइट ये आएगी, दैट मींस जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होगा, वो होगा डिक्रीज। वो कितना आता है, दैट इज 45 डिग्री। तुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन सिंपल था। एक हमारे पास पेडिस्टल था,
पेडिस्टल पे खड़ा एक स्टैचू है, स्टैचू की हाइट वहीं से दी गई है। मुझे बोला गया है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, जब मैं इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा हूं टॉप ऑफ द व्हाट वी कॉल ए स्टैचू, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो है 60 डिग्री। ऑब्वियसली पहले मैंने कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसी भी टॉप पॉइंट के लिए डिफाइन करते, ये भी इसमें भी डिफाइन कर सकते, इस पॉइंट पे भी डिफाइन कर सकते एंगल ऑफ एलिवेशन। मुझे बताओ अगर यहाँ पे ऊपर की ओर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा क्योंकि लाइन ऑफ साइट ऊपर आई, दैट मींस इस पॉइंट पे और मैं अगर देखूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन जो ऑब्वियसली कम आएगा, वो कितना है 45 डिग्री, क्योंकि मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ। ये बन गई हमारे पास फिगर। मुझे बतानी है फाइंड एच पेडिस्टल मींस हाइट ऑफ द पेडिस्टल, इट इज हाइट ऑफ द पेडिस्टल। मुझे पेडिस्टल की हाइट निकालनी होती है, मुझे पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। मुझे बोल हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है, पहले सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, उसके बाद फिगर की नेमिंग करते हैं, नेमिंग के बाद हम क्या करते हैं फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद हम बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करके यहाँ पे कंसर्न में ट्रायंगल को देखते हैं, उसमें ट्राइगोनोमेट्री यूज करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा हो जाता है। जरा मुझे बताओ मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पहले फिगर की नेमिंग करो, P दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। जरा मुझे बताओ, अब मुझे लिखना है, मुझे फिगर को एक्सप्लेन करना है। जरा मुझे बताओ व्हाट इज AB, इट इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, लेट AB बी द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, लेट AB बी द हाइट ऑफ पेडिस्टल। व्हाट्स AB, हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो हमने निकालनी है, ये दे के है कि निकालनी है सर, ये हमने निकालनी है। जरा मुझे पता व्हाट इज BC, BC दे के है, क्या है BC, इट इज द हाइट ऑफ द स्टैचू, BC इज द हाइट ऑफ स्टैचू। बेटा अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो तो आप इस स्टैचू को थोड़ा सा खूबसूरत भी बना सकते हो, लेकिन मेरे काम का नहीं है, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ही दिखाऊंगा। BC इज द हाइट ऑफ व्हाट वी कॉल एज हाइट ऑफ स्टैचू, जो इस पेडिस्टल पे खड़ा है। जरा मुझे बताओ 45 डिग्री और 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फिगर में ही दिखाया है, तो मतलब वो लिखने की जरूरत, हाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P बी ए पॉइंट, ये इसने कहा था फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब उसी पॉइंट का मैं नाम देता हूँ P, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मुझे बताओ आपने ये भी लिखा, ये है हमारे पास हाइट ऑफ पेडिस्टल, ये है हमारे पास हाइट ऑफ स्टैचू एंड P है हमारे पास ग्राउंड वायर फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशंस आर डिफाइंड। जहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ लिख सकते भी हो, P वो पॉइंट है वायर फ्रॉम जहाँ से हम क्या करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस डिफाइन करते हैं। वायर फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशंस जो है इनको हम डिफाइन कर रहे हैं, वायर फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशंस और डिफाइंड, वायर फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशंस आर डिफाइंड। मुझे बता P कौन सा पॉइंट है, P वो पॉइंट है जहां से हम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उनको डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ 60 डिग्री अगर मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ और यहाँ पे 45 डिग्री अगर मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ। इसके बाद बेसिक ट्राइगोनोमेट्री यूज करेंगे और मतलब जो हमें निकालना होगा उसको निकालेंगे, लेकिन याद रखना उसके लिए हमने होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स है, एक छोटी दूसरी बड़ी, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ये हमारे पास छोटी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल है। बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री, छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल 45 डिग्री। मुझे निकालना है AB। जरा मुझे बोल अगर मैं छोटी वाली ही राइट एंगल ट्रायंगल को यूज, यहाँ पे मुझे ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करनी पड़ेगी दोनों ही ट्रायंगल्स पे। क्यों? क्योंकि एक से मेरा काम नहीं निकलेगा। मुझे पता अगर मैं छोटी पे अप्लाई करूंगा 45 डिग्री है, मैं अगर tan ऑफ 45 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, लेकिन बेस तो पता ही नहीं है। अरे तुझे समझ नहीं आया, छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल पे मैं tan ऑफ 45 लगाता, लेकिन परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, लेकिन बेस तो पता ही नहीं है। अगर मैं अब बड़ी वाली ट्रायंगल पे लगाऊंगा tan ऑफ 60 डिग्री, मुझे मिल जाएगा AC डिवाइडेड बाय AP, दैट मींस मुझे वहां पे बेस मिल जाएगी। अगर मैं बड़ी वाली ट्रायंगल में व्हाट वी कॉल एज ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करूंगा और फिर मैं छोटी वाली ट्रायंगल पे जब ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगी व्हाट वी कॉल एज AB, दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कंसिडर ट्रायंगल, दैट मींस यहाँ पे भी एक ही ट्रायंगल से जो है मसला हल होने वाला नहीं है। जहाँ पे ये आप एक ट्रिक याद रखना, जहाँ पे दो ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं और दो एंगल्स आपको गिवन है, यूजुअली वहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल्स पे हमने ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करनी होती है, एक से हमें रिजल्ट जो है वो नहीं निकलता है। कंसिडर, मुझे बताओ कंसिडर करो कौन सी पहली ट्रायंगल, पहले हम बड़ी वाली ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। ट्रायंगल व्हाट वी कॉल एज
PAC, कंसिडर ट्रायंगल PAC। मुझे बताओ जब मैं ट्रायंगल PAC कंसिडर करूंगा, मुझे बताओ PAC ट्रायंगल का एंगल कितना, 60 डिग्री बेटा। जरा यूज करा tan of 60 डिग्री। मुझे बता tan of 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट इज AC डिवाइडेड बाय बेस दैट इज AP। मुझे बताओ जल्दी जल्दी, tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू AC। व्हाट इज AC? AC को मैं लिख सकता हूं ना AB प्लस BC। सर तुझे मत कंफ्यूजन हुआ? अरे सर क्यों होगा कंफ्यूजन, ये तो कोई मसला ही नहीं है। AB प्लस BC भी AC को हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय AP ऐसे ही रखेंगे AP। क्या मैं नहीं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, विच इम्प्लाइज टू √3 इज इक्वल टू व्हाट वी कॉल एज AB क्या है हमारे पास, जरा मुझे बताओ, ये हमने निकालना, ये ऐसे ही रखेंगे AB प्लस, मुझे पता जल्दी जल्दी BC हमारे पास पता है दैट्स 1.6 डिवाइडेड बाय AP। अरे यार इस क्वेश्चन को भी तू इम्पोर्टेंट लिखेगा, अरे यार इस क्वेश्चन को भी तू इम्पोर्टेंट लिखेगा। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें भी 2 ट्रायंगल्स इन्वॉल्व हो रही थी और दोनों ट्रायंगल्स यूज हो रही थी, लेकिन उसमें एक चीज इजी थी, अगर हम एक ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई करते थे हमें कोई चीज मिल जाता था और वो डायरेक्टली हम दूसरी ट्रायंगल में यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब मैंने एक ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री अप्लाई की, मुझे मिला यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिली इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स। दैट मीन्स जब मैं दूसरी ट्रायंगल पे भी अप्लाई करूंगा ट्राइगोनोमेट्री, मुझे मिलनी चाहिए दूसरी इक्वेशन, लेकिन इन्हीं 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में फिर मैं उन 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करूंगा और मुझे 2 वेरिएबल्स मिलेंगे। क्या मैंने आपको एक ऐसी ही एग्जांपल कराई थी जिसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कहा था, इसलिए मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूं। दैट मीन्स अगर मुझे बेटा पेपर निकालना होगा मैं इसी क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करूंगा। देखो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में एक फर्क है, वहां पे भी 2 ट्रायंगल इन्वॉल्व होती थी, यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल, क्योंकि वहां पे थोड़ा इजी था। पहली ट्रायंगल से एक नतीजा निकलता था, उसको पुट करते थे, दूसरे ट्रायंगल में तो हमारा आंसर निकलता था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है। पहले ट्रायंगल में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, जब आप ट्राइगोनोमेट्री यूज करोगे पहले ट्रायंगल में आपको कोई वैल्यू मिलेगा। आधे बच्चे हिम्मत हारेंगे, वो कहेंगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे बुद्धू, उन्हें पढ़ा नहीं होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये मैं आपको वही बातें बताता हूँ जैसे मैंने एग्जांपल के क्वेश्चन में बोली थी। जिसको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो कहेगा कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते 2 वेरिएबल, लेकिन 2 इक्वेशन से तो निकाल सकते। अब सर दूसरी इक्वेशन कहाँ बनेगी दूसरी ट्रायंगल से, जरा मुझे बताओ। कंसीडर ट्रायंगल, जरा यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, छोटी वाली ट्रायंगल कौन सी, ABP। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आने के चांसेस बहुत हाई। जरा मुझे बता tan of 45 डिग्री, क्या यहाँ पे तू नहीं बता सकता है tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू, मैंने बोला है अगर एक एंगल 45 डिग्री देन दिस इज इक्वल टू दिस। चलो हम करते ही परपेंडिकुलर दैट इज AB डिवाइडेड बाय बेस दैट इज AP। मुझे बताओ विच इंप्लाइज tan of 45 डिग्री होता है 1, दैट मींस विच इंप्लाइज AP इज इक्वल टू AB। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन सेकंड। जरा मुझे बोल, क्या तुझे 2 इक्वेशंस मिली? हाँ मिली, एक बड़ी वाली ट्रायंगल से, दूसरी छोटी वाली ट्रायंगल से। मुझे जल्दी बोल, अगर बड़ी वाली ट्रायंगल से ये, छोटी वाली ट्रायंगल से ये। क्या तू जानता है इस चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? अगर नहीं जानता है, जो मैं यहाँ पे करूंगा उसको याद रख, जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई किसी क्वेश्चन की ऐसी हिम्मत नहीं होगी जो तुझे नहीं आएगा जब मैं तुझे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पढ़ाऊं। फिलहाल के लिए याद रख, मैं इनको करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हालांकि इजी है ये 2 इक्वेशंस, इससे डिफिकल्ट इक्वेशंस बनती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, हालांकि इजी है। मुझे पता एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। जरा मुझे बोलो AP इज इक्वल टू AB, इसी इक्वेशन का वैल्यू मैं पुट करूंगा। हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अरे यार सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे, मैं इस इक्वेशन का वैल्यू करूंगा पुट, इसमें पुटिंग हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। जरा मुझे बताओ इन इक्वेशन फर्स्ट, नर्सरी क्लास याद दिला दिया बेटा, ऐसे हम एक जमाने में लिखते थे पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट। जरा मुझे बता विच इंप्लाइज टू √3 इज इक्वल टू AB। जरा मुझे बता, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देख यहाँ पे देखो जो मतलब ये होते हैं ना बच्चे,
देखो इनको क्या होता है, इनको असल में मतलब जब ये अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, मतलब जब आप मतलब सॉल्व करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप कोई भी वैल्यू वहां पे मतलब पुट करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है मुझे क्या चाहिए। देखो मैं आपके हिसाब से जाऊंगा इस वक्त। आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट। देखो बच्चे के यहाँ पे सोचेंगे, वो सोचेंगे सर यहाँ पे मैं एपी के बदले एबी पुट करूं या एबी के बदले एपी पुट करूं। मसला है ना एक, मैं एबी के बदले पुट करूं एपी या एपी के बदले पुट करूं एबी। यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रख, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर एबी। दैट मीन्स मुझे एपी के बदले एबी लेना होगा ताकि मेरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आए, दैट इज एबी। तो ये समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आप क्या काम करोगे, आप करोगे काम इस एबी के बदले एपी वैल्यू पुट करो, लेकिन आपको यहाँ पे मिलेगा एपी, फिर आपको मिलेगा एबी। हाँ मैं नहीं कह रहा हूं फिर नहीं मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे एपी निकला वही आया ना एबी के बराबर, तुम्हें समझ नहीं आया। लेकिन क्यों ना हम बेहतरी एक बात करेंगे, हम एपी को ही हम ये जो एपी है ना उसी के बदले हम वैल्यू एबी डालेंगे तो एक वेरिएबल आएगा एबी, तो मुझे निकलेगा। अब यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे ये बात बोली ना, आपको लगा होगा कि शायद सर ने बोर किया, ये कौन सी बात ही थी। अगर एपी के बदले में एबी भी लेता या एबी के बदले एपी, चाहे मुझे दो में कोई भी मिले मैं फिर बोलूंगा एबी इज इक्वल, अगर एपी मिले तो मैं बोल सकता हूँ एबी इज इक्वल टू एबी, अगर एबी मिले तो ये दोनों बराबर है, अगर 20 मिले वो भी 20, अगर एक मिले 20 दो। लेकिन ये तब इंपॉर्टेंट बनता है जहां पे यहाँ पे कोई इक्वेशन होती है, एबी इज इक्वल एपी नहीं होता, एबी इज इक्वल एपी प्लस 5 या एबी इज इक्वल एपी प्लस 5 डिवाइड बाई 3। तब आपको अगर एक वेरिएबल निकलता तो दूसरे वेरिएबल को निकालने के लिए आपको 3-4 स्टेप्स लगते। मैं यहाँ पे अपने जज्बात कह रहा हूँ बेटा जो मेरे साथ हुए हैं एज ए स्टूडेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो आज ही। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तू वैल्यू पुट करेगा एपी के बदले एबी, ताकि मेरी पूरी इक्वेशन में आए एबी, में एबी निकालूंगा जो मुझे जरूरत है। मैं कहता हूँ हैड हियर बीन सम इक्वेशन, उस वक्त आप निकालते एपी का वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता एपी का वैल्यू, फिर आपको एबी का वैल्यू अलग से निकालना पड़ता जो आपको जरूरत था, उसमें आपको स्टेप्स एक्स्ट्रा लगे। लेकिन हम क्या करेंगे, जो जरूरत होगा उसी को यहाँ पे रखेंगे, मतलब जो जरूरत नहीं होगा उसके बदले हम व्हाट वी कॉल एज वो वैल्यू डालेंगे जो जरूरत होगा। होप आपने समझा होगा। जरा मुझे √3 इज इक्वल टू एबी को ऐसे रखेंगे जो मैं अभी कह रहा था, प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई एपी के बदले एबी में लिखूंगा। जरा मुझे बोलो एबी √3 आएगा, यहां से √3 एबी इज इक्वल टू एबी इज इक्वल माइनस एबी इज इक्वल टू 1.6, √3 एबी माइनस एबी ये आएगा बराबर √3 माइनस 1 एबी इज इक्वल टू 1. ये जो वीडियो है ना ये कट हो गया था, सॉरी फॉर दैट ड्यू टू स्टोरेज इशू। तो यहाँ से मैंने इसको अब यहाँ ही तक रखा है। मैंने देखा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक सॉल्व किया था कि अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ज़रा मुझे बताइए एक चीज़, यहाँ पे ना √3 एबी माइनस एबी, एबी को मैं कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ज़रा मुझे बताओ एबी किसके बराबर आएगा, विच इम्प्लाइज एबी आएगा बराबर 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर। यहाँ तो आंसर ऐसे होगा। और एबी हमारे पास क्या है, व्हाट वी कॉल एज हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दैट मीन्स हमारे पास हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हालांकि जो मैं अभी आपको बोल रहा था, अगर यहाँ पे आपको एपी भी ऐसे ही बराबर निकलता 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 और आप कहते फिर ए भी होगा बराबर, अगर आपने एपी निकाला होता है, यहाँ पे वो इतना ज़्यादा इशू नहीं बनता। लेकिन उस वक्त वो इशू बनता अगर यहाँ पे कोई बड़ी इक्वेशन होती, उस वक्त आपको पहले एपी निकलता फिर आपको ए भी निकालना था। होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। दैट इज ए बी इज इक्वल टू ये, अगर एनसीईआरटी ने मुझे लगता है ऐसे ही रखा होगा, अगर ऐसे ही रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रखा है तो √3 के बदले 0.7। बेटा ये फिर नर्सरी का मैथ बन गया बेटा। अगर आपको ये नहीं आता है फिर आप क्यों ये पढ़ रहे हो, फिर तो ये ज़ाया है बेटा। यहाँ पे खुद से आप फिर सॉल्व कर लेना। देयरफॉर हाइट ऑफ, फिर और लास्ट पे लिखना हाइट ऑफ पेडेस्टल जो है वो है व्हाट वी कॉल एज 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 मीटर्स। या चलो इसको सॉल्व ही करते हैं, यहाँ पे चलो रैशनलाइजेशन करते हैं। 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। मुझे पता 1.6 इंटू √3 आएगा √1.6 √3 माइनस 1.6
डिवाइड बाई √3 - 1 इंटू √3 - 1 होता है √3 - 1 का स्क्वायर। चलो प्लस यहाँ पे करते, सॉरी प्लस करना होता है रैशनलाइजेशन के दौरान। दैट इज 1.6, ये आएगा प्लस √3 - 1, ये आएगा √3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 - 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज आप उसका आंसर ऐसे भी रख सकते हो, 1.6 कॉमन निकलेगा, √3 प्लस यहाँ पे बचेगा व्हाट वी कॉल एज 1, मुझे लगता है यही होगा एनसीईआरटी का आंसर 2। दैट इज 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 प्लस 1। या इसको ज़्यादा ही अगर सिंप्लीफाई करेगा तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको सोल्व। 1.6 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आएगा? इट विल कम आउट टू बी 16/20, इट विल कम आउट टू बी 16/20, इट विल कम आउट टू बी 4/5, इट विल कम आउट टू बी 0.8। दैट मीन्स ये आएगा 0.8 √3 plus 1, this will be final answer 0.8 √3 plus 1। ये था क्वेश्चन नंबर 8। और इसके जो बाद इसके आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आपने आज का लेक्चर समझा होगा।